अब नेक्स्ट जो है अपने पास ओरोस्टेड के प्रयोग के बाद वो है चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि अभी तक हमने ये पढ़ लिया था, मतलब उस ओरोस्टेड के प्रयोग में, कि विद्युत क्षेत्र की वजह से चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, अब वो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई आवेश है Q, ठीक है, और वो V, एक समान वेग जो उसका V है उससे गति करता है। ठीक है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड B है। तो जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स हो जाएगा कि F बराबर Q V क्रॉस B। ठीक है, चार्ज है जिसका मान है Q, V वेग से गति करता है और किस में गति करता है, मैग्नेटिक फील्ड B में गति करता है। तो उस पर लगने वाला जो फोर्स यानी कि बल है वो कितना होगा कि F बराबर Q V क्रॉस B। ये किस कंडीशन में है, जब विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो, 0, यानी कि यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, उस केस की बात है। ठीक है, अब इसको आगे हम जब सोल्व करेंगे तो ये क्या है, सदिशों का सदिश गुणनफल। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम Q V B। ठीक है, लिख सकता हूँ Q V B। ठीक है, साथ में साइन थीटा और एन कैप। आगे समझ में, एन कैप क्या है, इन दोनों के जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उनके लंबवत दिशा में जो दिशा होगी वो है इस फोर्स की दिशा। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ से साइन थीटा यानी कि जो मैक्सिमम मान है वो कितना हो गया। सपोज कर लीजिए कि इसके और इसके बीच में, यानी कि जो आवेश है वो आवेश चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत दिशा में है। तो लंबवत दिशा में है तो थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो हमारे पास साइन 90 कितना हो गया, 1। तो आगे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी Q V B एन कैप। अब अगर मैं इसको क्या लेता हूँ, इसका परिमाण लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा Q V B, क्योंकि इसका परिमाण कितना होता है, एकांक सदिश का 1। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ से, क्योंकि ये क्या होगा, साइन थीटा पर मैक्सिमम मान होगा इसका। तो मैं इसको दूसरा क्या लिख सकता हूँ, F मैक्स। ठीक है, 0 पे क्या होगा इसका मान, 0, यानी कि अगर 0 डिग्री हो जाएगा थीटा बराबर, तो मान कितना हो पूरा का 0, यानी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और आवेश भी इसी दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर कोई उसके ऊपर बल नहीं लगेगा। ठीक है, कि अगर आवेश की दिशा, गति करने की दिशा, वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर या प्रति समांतर, यानी कि 180 डिग्री में है तो भी क्या होगा, इसका मान कितना आएगा, 0। उस केस में कोई भी बल उस आवेश पर नहीं लगता है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई एंगल है तो उस एंगल के अकॉर्डिंग उसका बल लगेगा। और मैक्सिमम इसका मान कहाँ होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री पे इसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो उस केस में आपके ऊपर, इस आवेश के ऊपर लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करो, इसको देखें, आगे सॉल्व करते हैं। तो F मैक्स कितना हो गया हमारे पास, परिमाण इसका Q V B। यहाँ से अगर सपोज कर लीजिए इस आवेश का जो मान है वो कितना हो गया, +1 कूलाम, यानी धनात्मक आवेश है +1 कूलाम, और ये अगर 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो उस केस में F मैक्स जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, B के। तो यहाँ से हम क्या इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि यदि 1 कूलाम धनात्मक आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के मान के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन बन जाती है। आप आराम से बना सकते हैं डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्या करना है, यही इसी को देख के हमें डेफिनेशन बनानी है। क्या डेफिनेशन, 1 कूलाम का धनात्मक आवेश
1 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाले बल का मान चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है? टेस्ला। और अगर इसको वेबर की तरह लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि नेक्स्ट कंडीशन ये है कि ये जो 1 टेस्ला होता है ये इकाई क्या होती है? एमकेएस पद्धति में मात्रक है। किसमें है? एमकेएस पद्धति में मात्रक है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में ये क्या हो जाता है? इसे हम कहते हैं गाउस। ठीक है, क्या कहेंगे? गाउस। और एक जो हमारा टेस्ला होता है वो 10 की घात 4 गाउस के बराबर होता है। ठीक है, क्या चीज है कि एमकेएस पद्धति में जो टेस्ला है इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, वो सीजीएस पद्धति में जो गाउस है, उन दोनों में रिलेशन क्या है कि 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गाउस होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान। जब कोई आवेश है वो गति करता है तो ये क्या है? मुक्त आवेश है, धारा नहीं है यहाँ पे, है ना। किसी तार में से बहने वाली धारा का नाम नहीं, हमने क्या लिया है? बिंदु आवेश लिया है। वो बिंदु आवेश अगर v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका हमने ये इक्वेशन सोल्व करके और मान निकाला है। अब हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है कि अगर कोई धारावाही चालक तार जो हमारे किसमें था? ओरस्टेड के प्रयोग में, तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ओरस्टेड ने तो सिर्फ हमें क्या बताया था? ओरस्टेड ने सिर्फ ये बताया था कि विद्युत क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि जब वो किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हमारे पास जो अगला कंसेप्ट है या फिर अगला जो सॉल्यूशन हमें जो करना है वो ये करना है कि उस मैग्नेटिक फील्ड जो है चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान कितना होगा। और वो दिया था किसने? वो दिया था बायो सावर्ट, यानी कि बायो और सावर्ट नाम के 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने वो नियम दिया था। तो वो नियम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? बायो सावर्ट का नियम। तो बायो सावर्ट के नियम में हमें क्या चाहिए कि सपोज करिए आपके पास एक वायर है। ठीक है, इस वायर के किसी बिंदु O से हमें किसी अभिष्ट बिंदु जो P है उसके बीच की दूरी हो गई R। इस वायर में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है? I। ठीक है, तो इस बिंदु से इस अभिष्ट बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? वो निकालना है चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो क्या होगा? तो बायो सावर्ट ने क्या किया? इस पूरे के पूरे वायर को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांट देते हैं। इस अल्पांश का मान कितना है? इस अल्पांश का मान है dl। ठीक है, अल्पांश का मान कितना है? dl। अगर इसको सदिश में लेंगे तो इसमें सदिश का चिन्ह लगा देंगे। इस अल्पांश की यानी कि इस बिंदु O की बिंदु P से दूरी कितनी है? r है। इस अल्पांश के और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इस स्थिति सदिश के बीच में वो कितना है? थीटा है। तो उस केस में बायो सावर्ट ने कहा था कि इस dl अल्पांश की वजह से बिंदु P यानी कि जो अभिष्ट बिंदु है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो समानुपाती होता है तार में प्रवाहित धारा के। पहला क्या था कि चुंबकीय जो क्षेत्र है वो तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अभी आपने जब मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था उसमें ये बताया था कि धारा का जब मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है और घटाने पे कम होता है। तो धारा का क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती हुआ। दूसरा,
दूसरा है ये जो हम अल्पांश लेते हैं, यानी कि तार की जितनी लंबाई होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। तो दूसरा क्या हो गया कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। अल्पांश की लंबाई कितनी है? ठीक है, अगर सभी इसमें लिखूंगा इसको तो इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा ये डिस्टेंस, ठीक है, दूर पे जाएंगे तो दूरी पे भी क्या करता है, ये निर्भर करता है। तो यानी कि ये जो अपना स्थिति सदिश है किसका, या फिर कह सकते हैं इसका विस्थापन सदिश, यानी इस बिंदु के बीच का जो विस्थापन सदिश है इसके परिमाण के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती किसके हो गया, आर स्क्वायर, यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चौथा थीटा पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो थीटा में मतलब क्या हो गया कि अब अल्पांश तथा विस्थापन सदिश के बीच में बनने वाला कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, ज्या का मतलब क्या होता है, ज्या का मतलब होता है साइन, है ना, और कोज्या का मतलब कोस। तो किसके समानुपाती होता है, ज्या के समानुपाती होता है। तो चारों कंसेप्ट आ गए इसके अंदर। धारा ले ली, तार की लंबाई आ गई, यहाँ से डिस्टेंस यानी दूरी आ गई, और ये दोनों इसके बीच में जो एंगल है वो, ये चारों कंसेप्ट इसमें आ गए। जब इन सबको एक साथ रखेंगे तो ये बन जाएगा समानुपाती आई डी एल साइन थीटा, सब समानुपाती डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि समानुपाती जिनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बराबर में, तो जैसे ही इसको बराबर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ये है हमारे पास बायो सावर्ट का फॉर्मूला, जिससे हम किसी भी तार से आर दूरी पर, किसी भी तार से आर दूरी पर स्थित अभिष्ट बिंदु जो है उस पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। जब तार में प्रवाहित धारा आई और इसकी लंबाई जो है, अगर स्मॉल लंबाई हम ले रहे हैं वो कितनी है, dl, और इस अल्पांश सदिश और इस विस्थापन सदिश के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो उस केस के अंदर हमारे पास ये बायो सावर्ट का जो नियम है वो आ गया। अब यहाँ पे एक नई चीज आप क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं नया कांस्टेंट म्यू 0 अपॉन 4 पाई। तो 4 पाई तो एक क्या है, नंबर है, लेकिन म्यू 0 जो है उसे हम क्या कहते हैं, ये होती है चुंबकशीलता। ठीक है, या दूसरा इसे कहते हैं चुंबकीय पारगम्यता। क्या कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता। किसके लिए है ये है वायु के लिए। ठीक है, अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है किसके लिए पढ़ा है, कि अगर तार का जो माध्यम है, यानी जिस माध्यम में रखा है वो कौन सा माध्यम हो, वायु हो, उस केस में। अगर ये सपोज कर लीजिए जो माध्यम है वो वायु नहीं, कोई दूसरा माध्यम होगा, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, माध्यम में क्या हो जाएगा कि डी बी बराबर हो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर यहाँ पे आ गई हमारी 2। ठीक है, उसके बाद में अब इसमें और इसमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता। ठीक है, म्यू आर, और वो हो जाती है म्यू अपॉन म्यू नॉट, या इसको कह सकते हैं कि म्यू जो होता है वो हो जाता है हमारे पास म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है, ये हो गई माध्यम की चुंबकशीलता या माध्यम की पारगम्यता। ये हो गई वायु की चुंबकशीलता या चुंबक पारगम्यता। ये आपेक्षिक का मतलब हुआ इन दोनों। जैसे मान लीजिए कोई ये तार है, इसी को मैंने जब वायु में रखा तो ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ, यानी कि इसका मान इतना आया। और जब मैं इसी को अगर पानी में या फिर दूसरा कोई माध्यम में उसमें रखता हूँ तो उसके लिए क्या लगना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे
माध्यम की चुंबकशीलता लेनी पड़ेगी और उसका मान उसमें क्या होगा, कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर लोहे चुंबकीय पदार्थ में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान बढ़ जाता है और पटचुंबकीय पदार्थ में इसका मान क्या होता है, कम हो जाता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। वो क्या होता है लोहे चुंबकीय और अनुचुंबकीय बल चुंबकीय, वो इसी चैप्टर के हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अब अभी तक आप ये ध्यान रखिए कि ये जो चीज़ है ये क्या दर्शा रही है कि वायु में कितना चुंबकीय क्षेत्र था और माध्यम में कितना हुआ, उन दोनों का जो रेशियो है, उनका अनुपात है, वो हमें ये आपेक्षिक चुंबकशीलता देती है, यानी कितना कम हुआ या फिर कितना ज़्यादा हुआ माध्यम में ले जाने के बाद वायु के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई यहाँ से। अब एक चीज़ और है कि इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, तो इसका मात्रक जो है वो है न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। जो हमारे म्यू नॉट है उसका मात्रक क्या है, उसका है न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसके फोर्स की फॉर्म में। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं दूसरा वेबर की फॉर्म में, तो हो जाएगा वेबर अपॉन एम्पियर और मीटर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे बायो सावर्ट का जो नियम है उसका हमने देख लिया है कि माध्यम में कितना हुआ और इसमें वायु में कितना इसका मान होता है चुंबकीय क्षेत्र का। अब ये किसके लिए है, ये सिर्फ हमने अभी अल्पांश के लिए निकाला है, साथ में सिर्फ और सिर्फ इसका परिमाण निकाला है। अब हमें क्या करना है, इसका सदिश रूप लिखना है। तो सदिश रूप लिखने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ से कि सदिश रूप जो होगा इसका वो हो जाएगा डी वी बराबर, ठीक है। इसी से चल रहा हूं मैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई वायु के लिए लिख रहे हैं, आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आई अपॉन आर स्क्वायर। अब साथ में यहाँ देखिए एक सदिश कौन सा है, डीएल, ठीक है। दूसरा सदिश यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, दूसरा जो सदिश होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा, आर के, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो होगी वो सॉरी क्या बोलते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें मुझे एक सदिश तो ये वाला मिल रहा है, ठीक है। दूसरा सदिश कौन सा है, साइन थीटा वाला। तो अभी साइन थीटा वाले को यूज करके और हम देखते हैं कि ये थीटा किसके बीच में बन रहा है, इस सदिश, यानी कि इसको मैं आर कैप से डिनोट कर सकता हूँ इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना। आर कैप से क्या इसकी डायरेक्शन कर सकता हूँ, ये इसकी डायरेक्शन हुई। डीएल की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही किसकी होती है, डीएल की डायरेक्शन। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप, ठीक है, तो जब करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं वही हम क्या लेते हैं, जो हमारी उसकी लंबाई होगी वायर की, उसकी डायरेक्शन भी क्या लेनी है, हमें करंट वाली डायरेक्शन ही लेनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकता हूँ कि आप ये देखिए, पहले थोड़ा पास में कर लेता हूँ कि डीएल क्रॉस आर कैप, ठीक है। अगर डीएल क्रॉस आर कैप किसके बराबर होगा, आपने पढ़ा ना कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। इसी तरह से यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएल आर कैप साइन थीटा, ठीक है, डीएल आर कैप साइन थीटा। ये किसके बराबर है, डीएल क्रॉस आर कैप। और इसको मैं आगे लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, डीएल साइन थीटा, क्योंकि आर कैप का मान कितना होगा, एक, ये क्या एकांक सदिश, तो इसका मान कितना हुआ, एक। तो अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ये जो इक्वेशन है मेरी, ये वाली इक्वेशन जिसमें डीएल साइन थीटा को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, डीएल क्रॉस आर कैप से। तो यहाँ अगर सदिश रूप बनाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास डीएल क्रॉस आर कैप, ठीक है। तो सदिश रूप क्या बना, सदिश रूप बन गया म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो, आई डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। आगे और सोल्व करूंगा इसको तो ये हो सकता है मेरे पास म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल सदिश डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आर कैप को फिर से क्या लिख सकता हूँ मैं, सदिश आर अपॉन आर, ठीक है। या इस आर को हम इसी की फॉर्म में लिखें तो सदिश आर अपॉन आर, यही होता ना, पढ़ चुके हो ये चीज आप एकांक सदिश के बारे में। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फिर से
म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये हो गया हमारे पास सदिश रूप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसकी विशेष स्थितियां देख लेते हैं। ठीक है, तो विशेष स्थितियां क्या है कि इस थीटा का मान जो है उस पर डिपेंडेंसी रहेगी, पहली चीज तो है ना। तो इसकी विशेष स्थितियां, ठीक है, तो विशेष स्थितियां क्या होगी? सबसे पहला, यदि थीटा का मान 0 या 180 डिग्री हो। थीटा का मान क्या हो? 0 या 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या है? अगर ये वायर है, इसमें धारा I प्रवाहित होती है, इससे पहले पॉइंट क्या था? P पॉइंट यहाँ था। अब हम कह रहे हैं कि अगर इससे 0 डिग्री पे कोई पॉइंट P है या 180 डिग्री पे कोई पॉइंट P है, तो 0 डिग्री का मतलब किधर हुआ? इस तरफ, यानी कि यही वाला पॉइंट। तो यानी कि यहाँ पे और इस लाइन पे, ठीक है, इस लाइन के समांतर यानी कि मतलब इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, यानी कि इस तार के ऊपर अगर कोई पॉइंट है या इस तार के नीचे अगर कोई पॉइंट है जहाँ पे एंगल 0 या 180 डिग्री है, तो उस केस में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो आप देखिए कि अगर थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री है तो साइन थीटा का मान कितना हो जाता है? 0। तो जैसे ही इस इक्वेशन में आप साइन थीटा का मान यानी कि इसका 0 रखोगे तो सारी इक्वेशन क्या हो गई? वैनिश हो गई, खत्म हो गई। तो बता क्या हमारे पास? इसका मान 0। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास ये इस तरह से वायर है, तो इस वायर के ऊपर ये जितने भी पॉइंट होंगे इसके, ठीक है, 0 डिग्री पे, उन पे मान कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र का? 0। और उसके नीचे जितने भी पॉइंट है ये, इन सब पे क्या होगा? उसका मान चुंबकीय क्षेत्र का 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्थिति क्या हो जाएगी? यदि फर्स्ट सेकंड में अगर हम कहते हैं कि थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री, ठीक है, इससे एकदम क्या हो? लंबवत दिशा पे हो, तो यानी कि ये एकदम लंबवत दिशा पे, ये इस तरह से, या यहाँ से ये लंबवत दिशा में, तो उन सब बिंदुओं पे मान क्या होगा? तो उन सब पे साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1, यानी कि मैक्सिमम मान हो जाएगा। तो dB भी हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, और वो हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर, मैक्सिमम मान हो जाएगा। तीसरी जो कंडीशन है वो है कि संपूर्ण तार की वजह से कितना होगा। अभी तक तो हमने जितनी भी इक्वेशन सॉल्व की है वो सिर्फ इस अल्पांश की वजह से की है, जबकि हमारे पास क्या है? पूरा तार है। तो इस तार को हम क्या करते हैं? ऐसे ही छोटे छोटे अल्पांशों में अगर बांट देते हैं, और इस एक की वजह से जैसे निकाला उसी फॉर्मूले से बाकी सबके लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बाकी सबके लिए निकाल के उन सबको अगर जोड़ देते हैं तो पूरे तार की वजह से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो संपूर्ण तार की वजह से मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूं, संपूर्ण तार के कारण वो क्या हो जाएगा कि B बराबर हो जाएगा समीशन dB। परिमाण की बात कर रहा हूं ना, क्या हो जाएगा? समीशन dB। और समीशन किस पे? इन सारे के सारे छोटे छोटे जो तार हैं उनके ऊपर। तो ये बन जाएगा हमारे पास B बराबर समीशन म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या कर सकता हूँ? अब यहाँ से म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्या है? कांस्टेंट, पूरा बाहर आ जाएगा। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई समीशन आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास संपूर्ण तार की वजह से आ गया। और अगर तार कंटिन्यूस है तो मैं क्या करूंगा? अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो समीशन है ये किसकी वजह से? डिस्क्रीट, यानी कि अगर कोई विविक्त आपके पास चीज है तो हम क्या करते हैं? उसको समीशन से जोड़ते हैं। अगर कोई कंटिन्यूस यानी कि सतत कोई चीज है उसको अगर हम जोड़ते हैं तो समीशन किस में कन्वर्ट होता है? ये हो जाता है समाकलन के चिन्ह में। ठीक है, जो आप समाकलन करते हो ना गणित में, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कोई सतत फंक्शन है, उसके सारे पॉइंट्स को आप जोड़ रहे हो। जैसे सपोज करिए आप लिखते हो ऐसे 1 से 2, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है लिमिट लगा के कि 1 से 2 के बीच में उस फंक्शन, यानी कि यहाँ कोई फंक्शन है
उस फंक्शन के सारे मान को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। और जब हम समीशन लगाते हैं तब क्या होता है, जैसे समीशन में मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज करिए ये कि समीशन n बराबर 1 से 10, तो इसका मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक जोड़ रहे हो, 10 तक जोड़ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, समाकलन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें तो क्या हुआ, 1 से 2 के बीच की सारी नंबर आपने छोड़ दिए, उनको नहीं जोड़ा, 1 के बाद सीधा 2 को जोड़ा। और इसमें क्या होगा कि 1 से 2 का मतलब है कि 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर उन सबको हमें जोड़ना, उस फंक्शन जहाँ जहाँ अटेंड करता है उस सबको जोड़ना। तो जब भी हम कंटिन्यूस यानी कि सतत फंक्शन की बात करेंगे उस केस में हमें समाकलन, जो हमारा ये समीशन का साइन है वो किस में कन्वर्ट होता है, समाकलन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ा था ऑरस्टेड का प्रयोग, दूसरा पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मान कैसे निकालते हैं, और तीसरा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है बायो-सावर्ट का नियम, ठीक है। नेक्स्ट के जो टॉपिक है वो इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे।